चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आपका इंडियन करंट अफेयर और आपका जैन धर्म के बारे में, है ना। जैसे हम लोग इतिहास में लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे आपका, ठीक है, वैदिक धर्म हो चुका था, आपका जैन धर्म चल रहा था। तो आज हम लोग मैथ क्लास ना करके आज हम लोग क्लास करेंगे आपका करंट अफेयर, ठीक है, क्योंकि आप लोग को करंट सब्जेक्ट रहना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ से आप लोग को पढ़ना स्टार्ट करना करंट अफेयर को, है ना। हर एक मंथ करंट अफेयर में अपडेट करते जाऊंगा, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जितना आपका जुलाई, देखो जुलाई से अपन को पढ़ना जरूरत है, जुलाई से अपन जनवरी तक पढ़ेंगे करंट अफेयर पीएससी के लिए, ठीक है, इंडियन करंट अफेयर। चलिए तो आज हम लोग देख लेते हैं आपका कि क्या क्या इस महीने में हम लोग जो घटनाएं घटी है। आज मैं ओलंपिक जो है ओलंपिक के बारे में आज चर्चा नहीं करूंगा ना। अपन ओलंपिक का अभी देखो अभी और हो रहा है अपना पैरा ओलंपिक, उसको खत्म हो तो फिर एक दो को एक साथ लेंगे। गुड मॉर्निंग जी, चलिए ठीक है आगे बढ़े। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो राष्ट्रीय घटनाक्रम मतलब हमारे जो नेशनल इश्यूज कौन कौन से थे उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम में बात करेंगे। मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया है, आप लोग को पता है, ठीक है। जितने आपके मंत्रिमंडल थे हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उनमें क्या किया, पूरा फेरबदल कर दिया गया है। उसके साथ साथ क्या किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो 8 समितियां होती है, क्या होती है, मंत्रिमंडल में 8 समितियां होती हैं, उसमें बदलाव किया गया है ना। याद रखेंगे इसको, 8 समितियां। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितनी होती है समितियां, 8 समितियां। तो देखो यदि वो करंट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसको पूछ सकता है कि आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितनी समितियां होती है। तो इसको संविधान देखो बोला ना, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा रहता है, करंट बेस्ड रहता है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बना सकता है कि आपके हमारे केंद्रीय जो केंद्र सरकार है उसके कैबिनेट में जो है समितियों की संख्या कितनी होती है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ बोलते हैं ना ग्राम पंचायत में समिति की संख्या कितनी होती है, वैसे यहाँ पे कैबिनेट जो रहता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें समितियों की संख्या कितनी होती है। तो आप में 8 समितियां होती है, ठीक है, 8 समितियां होती हैं। जिससे हम देखते हैं पहला आपका संसदीय मामले संबंधी समितियां हैं, ठीक है, संसदीय मामलों से संबंधित समितियां हैं। दूसरा है आवास समितियां हैं। तीसरा है मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समितियां, है ना। समझ रहे हो, देखो मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। मैं बोला ना संविधान हमेशा करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आर्थिक मामलों से संबंधित समितियां, राजनीतिक मामले से संबंधित समितियां, सुरक्षा संबंधी समितियां, निवेश एवं विकास संबंधी समितियां और रोजगार एवं कौशल विकास संबंधी समितियां। इस प्रकार हमारे पास टोटल आपका जो है 8 समितियां हैं। कितनी समितियां हैं, 8 समितियां। हमारे पास टोटल 8 समितियां हैं और ये जो समितियां हैं, ठीक है, तो इसी समिति का क्या किया, फेरबदल किया गया, मतलब इनके जो है अध्यक्ष वगैरह क्या किया गया है, पूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। देखते देखो सबसे पहले आपका समिति है संसदीय मामले संबंधी समितियां, जिनके अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को, याद रखेंगे, ठीक है। तो संसदीय मामलों में आपका रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। आवास समिति में आपका गृह मंत्री अमित शाह जी, ठीक है। ये क्या आपका संसदीय समिति में आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्ष है, आवास समिति में आपका गृह मंत्री अमित शाह जी क्या के अध्यक्ष हैं। जबकि आपके मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समितियां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे। अब देखो याद रखना, मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, याद रखेंगे ना। जब प्रधानमंत्री नियुक्त करता है मंत्रिमंडल का तो उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इन दोनों बस याद रखना है, बाकी जितने समितियां हैं सबके अध्यक्ष कौन हमारे आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। केवल आपके संसदीय मामलों संबंधी समितियां और आपके आवास संबंधी समितियां, आवास संबंधी समितियां और संसदीय मामले संबंधी समितियों के अध्यक्ष केवल इन दोनों लोग हैं, कि बाकी सब में सब आपको है प्रधानमंत्री है, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, राजनीतिक मामले संबंधी समितियां नरेंद्र मोदी जी, सुरक्षा संबंधी समितियां नरेंद्र मोदी जी, सब के सब में प्रधानमंत्री हाथ रहता है, याद रखेंगे ना। इन सब का निर्णय लेने का जो है मतलब जो जिम्मेदारी किसके पास होती है, आपके प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। निवेश एवं विकास संबंधी समितियां, ठीक है, रोजगार एवं कौशल विकास संबंधी समितियां, ठीक है, क्या बोल, ठीक है। इसमें क्या है अपना सब के सब कौन है आपके नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अपन देखते हैं आपका दूसरा, पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, जो हमारे जो कैबिनेट समितियां हैं उसमें जो विस्तार किया गया है उसके बारे में देख लिए हम लोग। अब देखने वाले हैं हमारा आपका, देखो एक अभी क्या है हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है अभी, ममता बनर्जी, अभी चुनाव वाला टेस्ट,
तो वहां पे क्या किया गया है, बंगाल में अभी जो है विधान परिषद गठन करने का जो है मतलब निर्णय लिया गया था और वहां जो है वहां के विधान सभा से पारित भी कर दिया गया प्रस्ताव को। अब देखो कोई भी प्रस्ताव कोई भी राज्य में जब भी आपको विधान परिषद गठन किया जाएगा तो क्या होता है, कुछ जगह होता है कि उस विधान सभा से प्रस्ताव को पारित करने के बाद उनको जो है केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। जब तक केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगा तब तक उस राज्य में विधान परिषद गठन नहीं किया जाएगा। तो क्या किया, वहां के विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया और अनुमति के लिए भेजा आपको केंद्र सरकार के पास। जब वो केंद्र सरकार के पास भेजेगा उस प्रस्ताव को, तो वो प्रस्ताव को सबसे पहले कहां किया जाएगा, आपके लोकसभा में। ठीक है, याद रखिए आर्टिकल 178(2), ठीक है, 171(2) के तहत जो है वहां उस जो प्रस्ताव है उसको पहले लोकसभा से और राज्यसभा से पास कराया जाएगा। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। याद रखना ना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, जब भी विधान परिषद गठन होता है कोई भी राज्य में तो कौन सा बहुमत के तहत जो है ना, लोकसभा और राज्यसभा में कौन से बहुमत के तहत प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो क्या बोले, साधारण बहुमत। ठीक है, कैसा बहुमत? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से आर्टिकल 171(2) के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाता है और जब राष्ट्रपति उसमें साइन कर देता है तब उस राज्य को विधान परिषद बनाने की जो है अनुमति मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार पश्चिम बंगाल में भी क्या किया गया है, आपके विधानसभा के जो है गठन के लिए, विधान परिषद गठन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार के पास। ठीक है, अब देखते हैं लेटेस्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अभी लेटेस्ट वर्तमान में, ठीक है, हमारे भारत में विधान परिषद के ऐसे कौन कौन से राज्य है जिनके पास विधान परिषद है। ठीक है, तो हमारे अभी लेटेस्ट में हमारे जो है भारत में 6 विधान परिषद है। याद रखेंगे ना, 6 राज्यों में क्या है अपना विधान परिषद है। 6 राज्य विधान परिषद है, याद रखना। ऐसे 6 राज्य है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है। ठीक है, याद रखना। उत्तर में 2 राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 राज्य है जिसका नाम है आपका, ये होगा उत्तर प्रदेश और होगा आपका बिहार। और यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश। इस प्रकार हमारे पास 6 राज्य है जहां पे विधान परिषद और विधान सभा है। ठीक है, विधानसभा के साथ साथ क्या अपना विधान परिषद है। ठीक है, क्या है आपका यूपी 1, बिहार 2, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश। 4 राज्य नीचे में है और आपका 2 राज्य आपके ऊपर में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास जो है 6 ऐसे राज्य है, 6 ऐसे राज्य है जहां पर आपका जो है विधान परिषद और विधान सभा है। सॉरी, विधानसभा के साथ साथ आपका विधान परिषद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है ना, देखो हाँ ठीक है, चलो अपन भेज देंगे। ठीक है, ग्रुप में आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ चलो भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, आप ग्रुप कर लेना, है ना। चलिए हाँ ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, अच्छा आप लोग ग्रुप में गीतांजलि को भी ऐड कर लेना। ठीक है, ठीक है, अब जाओ चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। हाँ मैंने क्या बोला, यूपी, देखो यूपी, बिहार, हमारे पास 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद के साथ साथ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। चलिए अब आपका देखो, जैसा बता मैं बोला ना, करंट अफेयर बहुत सारा है करंट, लेकिन क्या पढ़ना है वो आपको देखना है। ठीक है ना, अब मात्र 10 क्वेश्चन पूछेगा भाई, 8-10 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको हमको सिलेक्ट करना है ना, सबको नहीं पढ़ लेना है। तो मैंने एक क्या बताया, एक हो गया मंत्रिमंडल समिति, दूसरा हो गया क्या आपका विधान परिषद। मैं बोला ना हमेशा संविधान जो है हमेशा करेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा याद रखना है उसको। तो हमारे पास 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तीसरा है आपका यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल, बहुत हाईलाइट इसमें अभी क्या किया गया है, हमारे यूनेस्को ना, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है, आपके विश्व विरासत सूची में हमारे भारत के 2 स्थल को अभी लेटेस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, एक है आपका काकती रुद्रेश्वर मंदिर, काकती रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में आपका काकती रुद्रेश्वर मंदिर। और दूसरा आपका धौलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा नगर, इसे बोला भारी पढ़ने के है ना। ये क्या है, इसको करेंट में पूछेगा तो सब्जेक्ट में जाएगा। धौलावीरा कहाँ है?
या पूछेगा सिंधु घाटी से बता कि सबसे बड़ी नगर कौन सा आपका धौलावीरा। ठीक है, एक हो गया आपका कार्तिकेश्वर मंदिर तेलंगाना। ठीक है, कार्तिकेश्वर मंदिर कहाँ है बोले से आपका तेलंगाना। इनको जो है आज जो आपका जो है काकती वंश ना, काकती वंश द्वारा जो 13वीं शताब्दी में मनाया गया है देख रहे। ठीक है, ये देखो काकती जो है क्या रुद्रेश्वर मंदिर है, इसको जो है रामप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं ना, रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर। इसका निर्माण काकती शासकों द्वारा 13वीं शताब्दी में क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। याद रखना ना, ये जो मंदिर अब देखो यदि इसको करेक्टली पूछेगा तो सब्जेक्ट में जाएगा, पूछ सकता है कि आपका काकती या रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ है या रामप्पा मंदिर कहाँ है, ऐसा पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि आपका ये जो रामप्पा मंदिर है इनको कौन से वंश ने बनाया था, तो काकती वंश ने बनाया था। कहाँ है आपके तेलंगाना में। बताया था ना, यही काकती लोग क्या करेंगे बाद में छत्तीसगढ़ में आक्रमण करेंगे अन्नम देव, और छत्तीसगढ़ क्या करेगा काकती वंश की स्थापना करेंगे। अब समझ आ गया ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कहाँ है आपके गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा के शामिल होने के बाद अब यूनेस्को के विश्व सूची में शामिल स्थलों की संख्या 40 हो गई है। हमारे भारत में जो है यूनेस्को में शामिल, ठीक है, विश्व सूची में शामिल स्थलों की संख्या कितनी हो गई है 40। इसके बाद आपके धौलावीरा के शामिल होने के बाद। ठीक है, चलिए सर तो ये यूनेस्को होता क्या है ये स्थापना? हाँ देखो यूनेस्को क्या करता है, जितने भी पूरे विश्व में ऐसे ऐसे धरोहर है ना, जो क्या है या तो बहुत उद्देश्य विशेष हो या ऐसा दुर्लभ स्थल है ना जो अलौकिक हो, उसको क्या करते हैं, उसका संरक्षण करने के लिए क्या करता है, वो शामिल करता हो अपने एक विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, उसको ताकि उसका अपन देख अच्छा से कर सके। इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा हम जब पढ़ेंगे यूनेस्को की स्थापना का भूमि सरकार क्या है, भूमिका क्या है, उसके बारे में सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी केवल याद रखना है कि यूनेस्को बारे में इतना याद रखना है ना। जब उस टॉपिक में आ जाएंगे फिर उस टॉपिक पर अच्छे से पढ़ेंगे इकोनॉमी में। ठीक है, तो उसकी स्थापना का भूमि थी, ऐसा क्या क्या मतलब उनका क्राइटेरिया है शामिल करने का। ठीक है, क्यों करता है, कैसे करता है, उनको जो है फंड कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे होता है, सब देखेंगे। ठीक है, चलिए तो भारत सरकार द्वारा देखो हो गया 3 हो गया, ये चौथा देखिए भारत सरकार द्वारा 6 जुलाई को नए मंत्रालय का गठन किया गया है ना। याद रखिए एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। क्या मंत्रालय, सहकारिता। मैं बता रहा हूँ अपन उतना ही करेंगे पढ़ेंगे जितना सही में जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बोला ना स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसको मैं क्यों समझ गया, जो हम लोग इसे संबंध है इसका संविधान से रिलेट करता है, इसी तरह से क्वेश्चन है ना, और इकोनॉमी से क्या करता है, रिलेट करता है, इसी तरह से सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत सरकार द्वारा 6 जुलाई को नए मंत्रालय का गठन किया गया जिसका नाम है आपका सहकारिता मंत्रालय। क्या नाम है, सहकारिता मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, सहकार समृद्धि। सहकारिता समझते हो, सहकारिता मतलब क्या होता है, आपको देखो सोसाइटी जो हमारे गांव में बनाया गया ना सरकार द्वारा, वो क्या करता है, मतलब एक क्या करता है, एक हम लोग को जो है एक ऐसा सुविधा मुहैया कराता है ना। सहकारी सोसाइटी में क्या करते हैं जिसमें किसानों का धान बेच देते हैं। ठीक है, बेचते हैं ना, वो क्या करता है एक जमीनी स्तर पर सरकार द्वारा दिए गए जो सुविधाएं हैं वो क्या करता है, लोगों को प्रदान करता है ताकि लोगों में क्या हो जाए, समृद्धि आए। ठीक है, इसी उद्देश्य को लेकर क्या है, सहकार से समृद्धि। उद्देश्य क्या है, सहकार से समृद्धि। और मंत्रालय क्या है, सहकारिता मंत्रालय। याद रखेंगे ना। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा सहकारिता मंत्रालय के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे ना, या प्रथम कैबिनेट मंत्री किसे बनाया गया, सॉरी किसे बनाया गया, कैबिनेट मंत्री। सहकारिता मंत्रालय मतलब कैबिनेट मंत्री होगा, तो आपके जो है सहकारिता मंत्रालय के प्रथम कैबिनेट मंत्री किसको बनाया गया बोलने से आपका अमित शाह जी है। हमारे भारत में जो गृह मंत्री है ना, तो भारत सरकार के गृह मंत्री कौन है हमारे आपके, अमित शाह जी। इनको बनाया गया आपके सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष, सॉरी कैबिनेट मंत्री। याद रहेगा। चलिए अब आता है 5वां, भारत सरकार द्वारा नव गठित होम्योपैथी आयोग ना। याद रखेंगे कौन सा आयोग, होम्योपैथी आयोग। ये नया आयोग है, एक हो गया आपका सहकारिता मंत्रालय, एक हो गया आपका होम्योपैथी आयोग। इस होम्योपैथी आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया बोलने से आपका हमारे प्रथम अध्यक्ष श्री अनिल खुराना जी। ये है ना, क्या है, अनिल खुराना, डॉक्टर अनिल खुराना है ना। होम्योपैथी आयोग अभी नया आयोग बना है, इसलिए ये चर्चा है। ठीक है, एक चर्चा में आपका सहकारिता मंत्रालय जिसमें अमित शाह जी क्या है हमारे आपके कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, प्रथम कैबिनेट मिनिस्टर बोलने से आपका सहकारिता मंत्रालय के अमित शाह जी, जबकि होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर अनिल खुराना जी। ठीक है, चलिए
अब देख लेते हैं पांचवा, राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट ना, पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री थे अभी, ठीक है। अब ऊपर आगे क्या बना दिया गया है आपके वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री, याद रखिए एक और ना, ठीक है। तो राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। अभी मतलब राज्यसभा है उसमें सदन का नेता कौन है बोलने से आपका पीयूष गोयल, कौन है पीयूष गोयल, याद रहेगा। तो राज्यसभा में आपका सदन का नेता है हमारे आपके पीयूष गोयल, ठीक है। मैं बोला ना करेंट अफेयर को कैसे सब्जेक्ट रिलेट करना है इसको हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को क्या बनाया गया है आपके राज्यसभा सदन के नेता, ठीक है। चलिए अब कर्नाटक में देखो, अभी कर्नाटक में क्या हुआ, अपनी सत्ता परिवर्तन हुई है, तो उसमें आपके कर्नाटक के भी नए मुख्यमंत्री बनाया गया है आपके बासवराज बोम्मई, ठीक है। यार अपना भाजपा के नेता है ये बासवराज बोम्मई जी को, ठीक है। बासवराज बोम्मई जी को बनाया गया है आपके हमारे आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री, ठीक है। और बासवराज बोम्मई, ये हो गया आपकी नियुक्तियां। देखो मैं कैसे समझ गया ना, कैसे हम लोग मंत्रालय का नए नए मंत्रालय गठन किया गया, कैसे आयोग की गठन किया गया और कैसे लोगों की जो है आपकी नियुक्ति की गई, इसमें शामिल हो गया। एक हो गया हमारा प्रशासन हो गया था, ठीक है, विधान परिषद बन गया था, ठीक है। उसके बाद हमारी समितियां बन गई थी। तो चीजों को हमको ऐसा पकड़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पुरस्कार की बात आता है, ठीक है। अब आता है कि इस महीने में जो है कौन कौन सा, एक बात करें अगस्त जुलाई अगस्त की ना, मैं बोला ना अपन को अपन जुलाई से पकड़ के अब चलेंगे जनवरी तक, क्योंकि अपन को इतना ही करंट अफेयर चाहिए, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। मैं बोला ना एग्जाम निकालने के लिए स्मार्ट स्टडी जरूरी है ना, करेंट बहुत सारा है ना मार्केट में, आप लोग फंसेंगे नहीं इधर लगातार, ठीक है। बाकी का करा दूंगा, बिल्कुल आपको फंसना नहीं, कोई ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। चलिए दूसरा आपका पुरस्कार है ना, क्योंकि करंट अफेयर हर जगह करंट है, आज दूसरे को उसमें करंट है ना, लेकिन कैसा पूछता उसका पैटर्न कैसा था पूछने का वो डिपेंड करता है आपके अनुभव के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा आपका पुरस्कार, अब अभी देखो अभी लेटेस्ट में हमारे जुलाई अगस्त में कौन कौन सा आपका पुरस्कार प्रदान किया गया इसको अपन देख लेते हैं। तो इसमें पहला है 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021, ये फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है ना। अब अपन देखो अपन लोग को 3 फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार मिलते हैं, इसमें शुरू हो गया आपका पहला 74वां कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021, इसको प्रदान किया गया बोलने से आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म है आपका टाइटैन, क्या है टाइटैन, एक फ्रांसीसी फिल्म है, क्या है फ्रांसीसी फिल्म है टाइटैन, फिल्म का नाम है टाइटैन, फ्रांसीसी निर्देशिका जूलिया ठीक है, जूलिया डुकोर्नाउ, क्या है डुकोर्नाउ, है ना, जूलिया डुकोर्नाउ द्वारा निर्देशित फिल्म है क्या आपका टाइटैन। इसको याद नहीं रखना है, इसको याद रखना है टाइटैन को, वो नहीं पूछेगा आपका 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में कौन से फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है आपका टाइटैन, ठीक है। चलिए जबकि अब देखो इसको याद रखना है, जबकि आपका गोल्डन आई अवार्ड हमारे भारतीय जो है ना, हमारे जो भारतीय जो लघु फिल्म है उसको मिला है, जबकि गोल्डन आई, ठीक है, क्या गोल्डन आई अवार्ड किसको दिया बोला आपका भारतीय डॉक्यूमेंट्री, किसको मिला है भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म मुंबई की पायल, देखा है ना, मुंबई की पायल कपाटिया द्वारा निर्देशित लघु फिल्म, ठीक है, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग का है आपका गोल्डन आई अवार्ड। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आपका 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में आपका गोल्डन आई अवार्ड किस भारतीय फिल्म को मिला बोलने से आपका क्या है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, मतलब कुछ न जानने की रात, जानने है ना, जानने ठीक है, कुछ न जानने की रात, इसको बोलते हैं आपका अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ठीक है, कुछ न जानने की रात, इसको मिला है आपके गोल्डन आई अवार्ड, एक हो गया। दूसरा देखते हैं जापान के प्रसिद्ध फुकुओका, ठीक है, जापान के प्रसिद्ध फुकुओका ग्रांड 2021 पत्रकारिता पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, करे घोषणा किया गया ना, प्रदान करने की घोषणा किया गया है, इसको आपके जापान के प्रसिद्ध फुकुओका ग्रांड 2021 पत्रकारिता पुरस्कार किसको प्रदान करने की घोषणा किया गया है, तो हमारे भारत के प्रसिद्ध पत्रकार है, ठीक है, पी साईनाथ, क्या है पी साईनाथ, एक प्रसिद्ध पत्रकार है और उन्होंने पढ़ी पीपल एक्ट ऑफ रूरल इंडिया का क्या किया है वो स्थापना किया है, कौन आपके, तो इनको याद रखना है पी साईनाथ, क्या आपके पी साईनाथ जी को जो आपके जापान के प्रसिद्ध आपका फुकुओका पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। योग आपके पुरस्कार का मैं जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ना है ना, मैं बार-बार बोल रहा हूं, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना।
अपन क्या करेंगे, हर मंथ इंडिया का आपका करंट अफेयर में 10 से 15 पॉइंट लूंगा, ओनली 10 से 15 पॉइंट, और क्वेश्चन वहीं से पूछेगा ना, एकदम साफ रखना, ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा करंट अफेयर में, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए अब आता है खेल। देखो मैं सब काम कर दिया हूँ, एक हो गया हमारे प्रशासन से, एक हो गया नियुक्ति से, एक हो गया पुरस्कार से, अब आते हैं हम लोग खेल से, ठीक है। अब खेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब आप लोगों ने बोला कि अभी आपने ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक शामिल नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो टारगेट, मैं जो पढ़ाने का तरीका है, मैं जो पढ़ता हूँ उसी तरीके से आप लोग करंट बता रहा हूँ। अभी जो मेन में करंट अफेयर्स थे उसको अपन लेंगे, नेक्स्ट मंथ हम लेंगे ओलंपिक को, ठीक है, ताकि चीजें क्या तोड़ के पढ़ने से बहुत समय तक याद रहता है, तो इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। अभी मैं मिक्स कर दूंगा तो पूरे दिमाग में हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो खेल बोलने से आपका स्पोर्ट्स, ठीक है, सबसे पहले देखना स्पोर्ट्स में पढ़ा कुश्ती, टेनिस, फुटबॉल और टोक्यो ओलंपिक। इसको अपन चार पार्ट, देखो अपन चारों अपने इंपॉर्टेंट है, बस चार, कौन कौन सा, कुश्ती, टेनिस, फुटबॉल और अपन टोक्यो ओलंपिक। तो खेल में अपन चार पार्ट देखेंगे, कुश्ती, टेनिस, फुटबॉल और अपन टोक्यो ओलंपिक। तो पहला आपका कुश्ती। अब कुश्ती में इंपॉर्टेंट क्या है, देखो बुडापेस्ट हंगरी, नाम याद रखना है ना, कहाँ आयोजित हुआ बोलने से आपका है ना, क्या हुआ आपका कुश्ती चैंपियनशिप 2021 हंगरी में, कहाँ हुआ, क्वेश्चन पूछ देगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो है वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ आपका बुडापेस्ट हंगरी। बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुआ आपका वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021, ठीक है, क्या हुआ, वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 बुडापेस्ट हंगरी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, भारत के महिला एथलीट, भारत के महिला एथलीट प्रिया मलिक, क्या नाम है, प्रिया मलिक, ये है तो प्रिया मलिक, मलिक है ना, मलिक नहीं, ठीक है, सॉरी ना, क्या है, प्रिया मलिक, ठीक है, ये क्या है अपना प्रिया मलिक। ये जो प्रिया मलिक है, ये जो 73 किलोग्राम वजन में स्वर्ण पदक जीती है ना, ये याद रखना, ठीक है, कौन आपके, प्रिया मलिक, याद रखना, कुश्ती में, किसने, कुश्ती में। क्वेश्चन आएगा कुश्ती चैंपियनशिप जो कि बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुआ, जिसमें आपका जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है, बोले से आपको प्रिया मलिक, याद रहेगा। ये हो गया कुश्ती। कुश्ती कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में कुश्ती हुआ, जिसमें आपका स्वर्ण पदक जीती कौन, आपके। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, एक हो सकता है कि प्रिया मलिक कौन से खेल से संबंधित है, कुश्ती, और याद हो सकता है एथलीट, दोनों याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हुआ, तो बुडापेस्ट हंगरी। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिया मलिक कौन से आपके जो है वर्ग किलोग्राम के अंदर जो है खेलती है, तो 79 वर्ग किलोग्राम है ना, ठीक है। तो इन सब को एक साथ याद रखना। चलिए अब आ गया टेनिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रोजर फेडरर, सॉरी अपना नोवाक जोकोविच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, ठीक है। देखो मैं फोटो से लगा हूं तो देखो चेहरा को पहचान लो ना, देखो जब भी न्यूज में तो इसको पहचान लो, ठीक है। तो 134, ठीक है, 134 जो है ना, 134 मतलब क्या है, विंबलडन ओपन 2021, क्या है, विंबलडन ओपन 2021 लंदन में हुआ था ना। देखो विंबलडन में होता है लंदन में, हमारे पास 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ग्रैंड स्लैम बोलते हैं उसको, जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है 4 होता है, एक होता है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा होता है फ्रांस में, तीसरा होता है लंदन में, और चौथा होता है अमेरिका में। तो 3 हो चुका है ना, एक आपका जो ऑस्ट्रेलिया का हो चुका है, फ्रांस का हो चुका है, विंबलडन हो चुका है, अब होगा अमेरिका का। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसे पूछता है वो, ठीक है। और वो तीनों जीता है आपका नोवाक जोकोविच, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को भी जीत गया, फ्रांस है ना, फ्रांसीसी ओपन को भी जीता है, और आपके लंदन विंबलडन को भी जीत चुका है, ठीक है। और आपके नोवाक जोकोविच जो एकल जो अपन ग्रैंड स्लैम है उसका विजेता कौन है, आपका नोवाक जोकोविच। इस प्रकार हमारे पास 3 ऐसे महान खिलाड़ी हैं टेनिस में, ठीक है। एक हो गया आपका नोवाक जोकोविच, एक हो गया रोजर फेडरर, ठीक है, और एक है अपना वो नहीं मैसी नहीं यार, वो रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल, ठीक है। ये तीनों क्या 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं ना, तीनों याद रखना। इस प्रकार आपके जो है आपका नोवाक जोकोविच जो भी जो आपको विंबलडन को जीतने 20 है ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाला जो है खिलाड़ी बन चुका है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तीनों में जीता है ना, किसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांसीसी ओपन और आपका विंबलडन ओपन, तीनों का भी जीत चुका है टेस्ट।
आप क्वेश्चन पूछेगा कोई भी मान जाएंगे तो क्या नोवाक जोकोविच, कहां है ये? सर्बिया। सर्बिया के आपका नोवाक जोकोविच। जबकि महिला एक खिताब जीती ऑस्ट्रेलिया के आपका एशले बार्टी। किसने? एशले बार्टी। अब देखो आप लोग याद नहीं आएगा तो कितनी का बाल्टी आपका बाल्टी, हाँ वही बाल्टी की तरह बोला, ठीक है। क्या किया ऑस्ट्रेलिया को क्या किया? एले बाल्टी बोल देते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के एले बाल्टी है ना, वो आपका एशले बार्टी। ये आपका एकल महिला खिताब को जीती है, जबकि आपके एकल पुरुष खिताब जीता है आपके कौन? आपके नोवाक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोवाक को बिल्कुल पूछेगा क्योंकि तीनों ग्रैंड स्लैम जीत चुका है ना ये। याद रखना, यदि बाई चांस अमेरिका में कोई जीत चुका, जीत जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा, चारों जीत जाएगा। हमारे लिए आसान होगा पढ़ने के लिए, क्यों फालतू तुम लोग का नाम याद रखें, है ना। जब अकेला जीत रहा है हमारे लिए फायदा है ना। हाँ ठीक है, तो क्या है ज्यादा देखो अच्छा लगता है, जो व्यक्ति अकेला जीत रहा है हमारा टेंशन कम हो जाता है ना। चलिए हो गया टेनिस। अब बात करते हैं इसी आपका जो टेनिस है, इसी टेनिस में जो जूनियर हुआ है ना, जूनियर मुकाबला हुआ था ग्रैंड स्लैम में, ठीक है। उस जूनियर मुकाबला को किसने जीता? तो इसमें हमारे देखो विंबलडन ओपन 2021 जूनियर खिताब, जूनियर एक का खिताब भारतीय मूल के अमेरिकी युवा, ये क्या है? भारतीय, देखो भारतीय मूल का है, रहता कहाँ है? आपके अमेरिका में, ठीक है। तो भारतीय मूल के अमेरिका युवा समीर बनर्जी ने जीता है। किसने जीता है? आपके समीर बनर्जी ने, ठीक है। भारतीय मूल के अमेरिकी युवा समीर बनर्जी। जबकि आपके एक खिताब बोले कि उसमें है ना ग्रैंड स्लैम में तो नोवाक जोकोविच और एशले बार्टी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फुटबॉल। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा याद रखना है आपका यूरो कप। यूरो क्वेश्चन पूछता है यूरो कप कौन से खेल से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना यूरो कप। तो यूरो कप संबंधित है हमारे आपके फुटबॉल से, याद रहेगा, देख लेगा ना। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरो कप का संबंध कौन से खेल से है? टेनिस से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, किससे है? तो यूरो कप का संबंध है आपके फुटबॉल से। किस संबंध है? फुटबॉल से। यूरो कप का संबंध है फुटबॉल से। जून जुलाई 2021 में यूरोप में आयोजित हुआ था। किसमें हुआ था? यूरोप में आयोजित हुआ यूरोपियन, इसका नाम है यूरोपियन फुटबॉल कप 2020, ठीक है। 2020 जो आयोजन हुआ है वो 2020 का आयोजन है, ठीक है। क्या है? यूरोपियन फुटबॉल कप 2020, इसको बोलते हैं यूरो कप। क्या बोलते हैं? यूरो कप। तो यूरो कप संबंध है आपके फुटबॉल से, ठीक है। और इस यूरो कप को जीता है आपके इटली ने। किसने जीता? इटली ने, ठीक है। इंग्लैंड को हराकर क्वेश्चन पूछ सकता है यूरो कप को विजेता कौन है? आपका इटली। किसको हरा बोलने से? इंग्लैंड। इस प्रकार से आपका इटली जो है 2 बार इसको जीत चुका है, ठीक है। एक बार 1968 में जीता था और अभी दूसरे बार अभी 2021 में जीता है। कौन सा था आपका? 2020 यूरो कप 2020 को जीता है आपके इटली ने। जीता किसने? ठीक है, यूरो कप का संबंध है आपके फुटबॉल से, संबंध है फुटबॉल से, जीता है आपके इटली ने। ये कौन सा था? आपका 16वां था। जबकि 17वां यूरो कप 2024 में होगा। इसको अपना डेट को ना क्वेश्चन पूछ सकता है आपका 17वां यूरो कप कब आयोजित होगा? तो 17वां यूरो कप आयोजित होगा 2024 में, ठीक है। चलिए 2020 में हो चुका है, अब 2024 में ये आयोजित होंगे। अब आ गया टोक्यो ओलंपिक। मैं टोक्यो ओलंपिक का केवल बेसिक जा रहा हूं ना, अंदर जा रहे हैं हम लोग। भारत ने कितना आपका पदक प्राप्त किया, कितना स्वर्ण है, कितना कांस्य है, कितना रजत है, सब अपन नेक्स्ट में देखेंगे। मैं बोला ना चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ने से बहुत दिनों तक याद रहता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अभी मैं बस इतना ही ले रहा हूँ। नेक्स्ट वाले अपन पूरा ओलंपिक को लेंगे, फिर नेक्स्ट अपन लेंगे पैरा ओलंपिक को, ताकि चीजें लंबा समय तक याद रहे। टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था? जापान में। एक चीज याद है ना, टोक्यो कहाँ है आपके? जापान में, ठीक है। तो देखो इसमें जो मस्कट था, है ना, जो प्रदान करते हैं ना मस्कट, देखना है ना, जैसे लिखते हैं देखना ऐसे पुतला टाइप से पूछते हैं ना, क्या बोलते हैं? मस्कट। वो मस्कट का नाम क्या था? तो मिराई तोवा। क्या था? मिराई तोवा। याद रखना ना, मिराई तोवा। मिराई का मतलब होता है भविष्य और तोवा का मतलब होता है अनंत काल, ठीक है। क्या है आपका? मिराई का अर्थ है आपका भविष्य, जबकि तोवा का अर्थ है अनंत काल। इसका नाम था आपका मिराई तोवा, ठीक है। इसको याद रखना है। एक चीज बोलेगा कि आपका टोक्यो ओलंपिक का मस्कट क्या है, तो बोलने से आपका मिराई होगा, ठीक है। दूसरा, भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी, जीतने वाला, ठीक है। मतलब टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले भारत को किसने पदक दिलाया? तो कौन दिलाया? हमारे आपके मणिपुर। रात को याद रखना है ना, मणिपुर की भारत को 49 किलो
है ना 49 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है, रजत पदक प्राप्त किया। कौन सा पदक? रजत पदक प्राप्त की है मीराबाई चानू। कौन सा खिलाड़ी है? भारोत्तोलक। देखो मैं बोला राज्य के साथ उसका जो खेल है उसका नाम याद रखना है और कितने वर्ग किलोग्राम में है उसको एक साथ याद रखना है। मणिपुर की भारोत्तोलक 49 वर्ग किलोग्राम में रजत पदक प्राप्त करने वाली खिलाड़ी है हमारे आपके मीराबाई चानू। क्या है? मीराबाई चानू। इन्होंने भारत को टोक्यो का पहला ओलंपिक पदक प्राप्त कराया। ठीक है, याद रहेगा? सर ये भारत के लिए पहला मतलब पहला? हाँ भारत नहीं, ऐसे बोलो टोक्यो में, बोलो टोक्यो में अभी वर्तमान में, अच्छा ये है ना? हाँ हाँ, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी टोक्यो जब स्टार्ट हुआ तो जब स्टार्ट हुआ टोक्यो ओलंपिक तो उसमें सबसे पहले पदक किसने प्राप्त किया? तो कौन था हमारे आपके? इसे पूरा डिटेल बताऊंगा ना पूरा, है ना? कितना ओलंपिक हुआ अभी, है ना? नेक्स्ट में बोलो ना, अभी हम बोल के पढ़ेंगे उसमें कौन पहला हमारे कितना ओलंपिक हो चुका है और उस ओलंपिक में कौन कौन से पदक प्राप्त किए हैं, कौन महिला प्रथम, कौन महिला है, कौन पुरुष है, ठीक है, और कितना पदक टोटल प्राप्त हो चुका है हमारे भारत को, और बाकी ओलंपिक से की तुलना में अभी टोक्यो ओलंपिक में कितना पदक प्राप्त हुआ, इन सब को एक करके डील करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, चलो अब आता है विज्ञान एवं तकनीकी, है ना? मैं बोलूँगा चीजों को छोड़ पढ़ेंगे। अब आता है साइंस में कि अब साइंस में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन सा आपका क्या क्या बना, देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन सा आपका उपग्रह बन रहा है, कौन कौन सा आपका जो है रॉकेट बन रहा है, पीएसएलवी, एसएसएलवी, जीएसएलवी, ये सब डील करेंगे। अभी तो इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, तो अपन देख लेंगे अभी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। तो सफल अंतरिक्ष यात्रा, पहला सफल अंतरिक्ष यात्रा भारतीय मूल के अमेरिकन महिला, याद रखना, देखो जितने इंटेलिजेंट लोग हैं भारत में सब कहाँ रहते हैं? अमेरिका में, ठीक है, तो हमारा आरक्षण है ना, ठीक है। यहाँ पे यार देखो योग्यता का कोई महत्व नहीं है ना, सबसे पहले बता रहा हूँ योग्यता, यदि भारत में योग्यता का महत्व रहता तो आज भारत सबसे आगे रहता, ठीक है। सबसे पहले जो योग्यताशील आदमी है, व्यक्ति है, क्या है? घूम रहे हैं खाली पीली, ठीक है। चलो सफल अंतरिक्ष यात्रा, देखो सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन करने का सबसे बड़ा कारण यही है, सही में जो लोग योग्य हैं वो लोग वहां पर जहां पहुंचना चाहिए वो लोग नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। क्या पता प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कोई सही में योग्य व्यक्ति को उसको अपना अधिकार मिल जाए, है ना? क्योंकि मैं मान रहा हूँ देखो चीजों को समतल बनाना है समाज को, है ना, तो जरूरी है, लेकिन ऐसा भी मत हो कि पूरा देश क्या हो अपने गर्त में चला जाए। चलिए तो सफल अंतरिक्ष यात्रा, तो सफल अंतरिक्ष यात्रा हम बात करते हैं भारतीय मूल के अमेरिकन महिला एरोनॉटिकल इंजीनियर सिरिसा बांदला, याद रखेंगे ना, क्या नाम है? सिरिसा बांदला ने वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी के मालिक रिचर्ड ब्रांसन के साथ वीएसएस यूनिट यान से यात्रा किया है। याद रखना, अभी सफल अंतरिक्ष यात्रा करने वाली महिला होने से आपका सिरिसा बांदला, इसको याद रखना बस, सिरिसा बांदला, क्या नाम है? सिरिसा बांदला। और याद मतलब यान का नाम मुझे बोलना वीएसएस यूनिट यान, ठीक है, नाम क्या है? वीएसएस यूनिट यान, ये आपका सिरसा बांदला, ठीक है। यही सिरसा बांदला ने क्या किया? अंतरिक्ष की यात्रा की है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, विश्व की सबसे अधिक आयु की महिला, विश्व की सबसे अधिक आयु की महिला, मतलब पहली महिला है ना, 82 साल की है ये, अब 82 साल में अंतरिक्ष यात्रा की है, ठीक है। महिला अंतरिक्ष यात्री 82 वर्ष की अमेरिकन महिला वल्ली फंग, क्या नाम है? वल्ली फंग, ठीक है। इसी वल्ली फंग ने क्या किया है? अभी आपका अंतरिक्ष यात्रा करने का रिकॉर्ड बनाया है, सबसे अधिक उम्र 82 साल की है और 82 साल की उम्र में इन्होंने अभी अंतरिक्ष की यात्रा की है, किसने? वल्ली फंग, ठीक है। ऐसे आपका पंख लगा के उड़ गए 22, ठीक है, 82 साल में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस राहुल गांधी बहुत परेशान था, ठीक है। और राहुल गांधी पेगासस के नाम बहुत परेशान था, मेरा मोबाइल को हैक कर लिया, चुरा लिया करके, ठीक है, नंबर को। तो ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, ये सब नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछ सकता है पेगासस और कौन सी कंपनी बनाती है, तो बोला ना वो ऐसा पकड़ता है ना जो क्वेश्चन सेट करने वाला, क्योंकि देखो मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ तो मेरा दिमाग यही जाता है ना, बाकी सब जानता ही है, आदमी जानते क्या नहीं है, उसे बनाया कौन है, सब जानते हैं कि इजराइल के जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इजराइल क्या करता है, प्रोवाइड करता है बाकी देशों को, और किसको प्रोवाइड करता है? इजराइल केवल सरकार को प्रोवाइड करता है ना, कोई भी प्राइवेट एजेंसी को जो है आपका प्रोवाइड नहीं करती है, कोई भी जैसा सरकार है ले सकती है, और इसको केवल उसी के लिए प्रोवाइड की जाती है ताकि आतंकवादी और विद्रोहियों का दमन किया जा सके। तो इसमें अभी खबर में आया था कि राजपूत का कुछ हमारे जो न्यायाधीश वगैरह हैं इन लोगों के नंबर को हैक कर लिया गया है, इसमें राहुल गांधी बहुत परेशान हो गया था, ठीक है।
तो हम याद रखते हैं पेगासस, है ना। तो पेगासस, ठीक है। तो इस पेगासस क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या करता है, किसी भी मोबाइल को हैक कर लेता है, नंबर उसको लेता है, उसको जितना भी डाटा है उसको अपने पास कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये अपना नाम है पेगासस। कहाँ की मतलब सॉफ्टवेयर है, इजराइल की, ठीक है। ठीक है, बनाने वाली संस्था साइबर आर्म्स फंड एनएसओ, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, साइबर आर्म्स फंड एनएसओ। ये जो साइबर आर्म्स फंड एनएसओ है, ठीक है, ये क्या करता है, इस पेगासस को बनाती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका उपयोग सरकार द्वारा आतंकवाद व विद्रोहियों के लिए किया जाता है। आतंकवाद और विद्रोहियों के गुप्त ठिकाने और उनका दमन करने के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है। उन आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे कार्रवाइयां है ना, जो सॉफ्टवेयर का अपना हैक कर लेते हैं और उनका जो है डाटा को चुरा करके, ठीक है, मतलब ये सोच निकालते हैं कि लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। और विद्रोह जो है ना, विद्रोही को दमन करने के लिए, ताकि उनको विद्रोही को लाने को चौपट किया जा सके, इसको क्या करते हैं, मतलब रोकने के लिए क्या करते हैं, सरकार जो इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। यार बहुत इंपॉर्टेंट पेगासस, उदाहरण क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पेगासस को बनाने वाली कंपनी कौन है, उनमें से आपका साइबर आर्म्स फंड एनएसओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका हमारा आज का इंडियन करंट अफेयर। केवल इतना पढ़ना है, एक महीने का केवल 10 से 12 पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, और इससे बाहर आएगा भी नहीं, और टेंशन लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज इस प्रकार से आज हम लोग का आगाज हो गया है करंट अफेयर्स का। अब हम डेली हर महीना करेंगे ना, ठीक है। चलो, तो नाउ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया है।